ये यूएफसी फाइट नाइट कार्ड देखने में जितना अच्छा था उतना ही बेटर इस कार्ड ने परफॉर्म भी किया, जिधर मेन और प्रीलिम कार्ड को अगर ऐड कर दिया जाए तो 12 में से सिर्फ ऐसी 3 फाइट्स थी जो डिसीजन गई, बाकी सारी फाइट्स इस कार्ड में फिनिश हुई हैं। अब एक स्लैम नॉकआउट देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, बट इस इवेंट के प्रीलिम कार्ड में हमने एक नहीं बल्कि 2 स्लैम नॉकआउट को देखा। मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट दोनों ने डिलीवर किया। तो इसी के साथ इस रिकैप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिधर सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर शॉन ब्रेडी ने सबमिट कर दिया केल्विन गैस्टलम को। डोमिनेटिंग विन बाय शॉन ब्रेडी, जिधर उसने केल्विन गैस्टलम को जरा भी नहीं चलने दिया और पूरे 3 राउंड्स उसने केल्विन गैस्टलम को ग्राउंड में होल्ड करके रखा और राउंड 3 के एंड में उसने किमोरा लॉक लगाया और केल्विन गैस्टलम को सबमिट कर दिया। शॉन ब्रेडी की तरफ से तो ये डोमिनेटिंग विन थी, बट एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फाइट थी केल्विन गैस्टलम, क्योंकि वो एक टाइम पर हाई लेवल फाइटर हुआ करता था, बट इस वे से उसको देखना जिधर वो एक भी टेकडाउन को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इस ट्रेनिंग कैंप में केल्विन गैस्टलम ने हेनरी सोहुडो के साथ भी ट्रेन किया था और मुझे सच में ऐसा लगा कि डेफिनेटली केल्विन गैस्टलम शॉन ब्रेडी के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा। बट रियली गुड फाइट बाय शॉन ब्रेडी, वो बार बार केल्विन गैस्टलम पर टेकडाउन्स को शूट करता रहा और उसे ग्राउंड में लेके गया, जिधर उसने और भी अच्छा परफॉर्म किया और केल्विन गैस्टलम को वापस अपने फीट में खड़ा होने नहीं दिया। अब जो कुछ टाइम के लिए ये फाइट फीट में भी थी, उधर भी केल्विन गैस्टलम कुछ नहीं कर पाया और शॉन ब्रेडी इजीली उसके पंचेस के नीचे डक डाउन करके उसे ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। अब जब भी ये फाइट ग्राउंड में जा रही थी, शॉन ब्रेडी बार बार ट्राई कर रहा था रियर नेकेड चोक लगाने की, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि केल्विन गैस्टलम अपनी नेक को ओपन रखता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सबमिशन लग सकता है। बट एंड में जिस चीज ने केल्विन गैस्टलम को सबमिट किया वो था किमोरा लॉक। तो काफी इंप्रेसिव विन बाय शॉन ब्रेडी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो अपनी लास्ट फाइट से पहले अनडिफीटेड था और अपनी फाइट को हारने के बाद उसको सबको ये प्रूव करना था कि वो एक सच में बेटर फाइटर है, और उसने ये फाइट को विन करके प्रूव कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट है बैंटमवेट डिवीजन की, जिधर फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन डेविसन फिगरेडो ने पूरे 3 राउंड्स रॉब फॉन्ट को बीट किया और 30-27 डिसीजन विन ले ली। अब इस फाइट को लेकर आई डोंट नो रॉब फॉन्ट क्या कर रहा था। उसके पास इस फाइट में साइज एडवांटेज और रीच एडवांटेज थी, जो बेसिकली उसको बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल एक बॉक्सर वाला है, जिसकी वजह से वो अपने जैब्स और 1-2 स्ट्रेट पंचेस को ज्यादा यूज करता है। तो आई थॉट कि 3-4 इंच की रीच एडवांटेज से वो अपने जैब को यूटिलाइज करेगा, वो आउटसाइड ऑफ द पॉकेट रहकर डेविसन फिगरेडो को फोर्स करेगा उसके ऊपर आने पर और उसे काउंटर करने की ट्राई करेगा एग्जैक्टली द सेम वे जैसे उसने एड्रियन यानिस के अगेंस्ट किया था। बट इस फाइट में उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और रादर देन डेविसन फिगरेडो को उसके ऊपर प्रेशर करने देना, इधर उसने ऑपोजिट कर लिया, जिधर वो डेविसन फिगरेडो को प्रेशर कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं डेविसन फिगरेडो से, क्योंकि इस फाइट में उसने काफी स्मार्टली फाइट की। वो रॉ फॉन्ट को ग्राउंड में लेके गया और जो फीट में भी वो रॉ फॉन्ट को बीट कर रहा था, तो वो रॉ फॉन्ट के साथ पॉकेट के अंदर बहुत कम खड़ा हो रहा था और वो मोस्टली अपने 1 या 2 पंचेस से ज्यादा नहीं थ्रो कर रहा था, और जब भी इन पंचेस को थ्रो कर रहा था उसे हमेशा याद रह रहा था कि उसे कंटिन्यूअसली मूव करते रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रॉ फॉन्ट उसके ऊपर कोई भी बिग पंच को लैंड कर दे। इस फाइट में डेविसन फिगरेडो काफी स्पीड था, उसके पंचेस में वो स्नैप थी, जिसकी वजह से रॉ फॉन्ट काफी बार ट्रबल में आया था। एंड इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि बेशक बैंटमवेट डिवीजन में डेविसन फिगरेडो का साइज इतना ज्यादा नहीं है, बट फॉर श्योर वो अपनी फ्लाईवेट डिवीजन वाली पावर, जिधर उसके पंचेस में वो नॉकआउट पावर रहती है, वो सेम पावर वो बैंटमवेट डिवीजन में भी लेके आया है। अब राउंड 1 बैक एंड फोर्थ जा रहा था, जिधर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर पंचेस को लैंड कर रहे थे, बट इस राउंड में क्लियर डिफरेंस था कि जब भी डेविसन फिगरेडो पंच को लैंड कर रहा था तो वो पंच ज्यादा डैमेज दे रहा था और रॉ फॉन्ट के पंचेस इतने ज्यादा डैमेज नहीं दे रहे थे। अब ये जो मैं स्पीड और स्नैप की बात कर रहा हूं, ये हम राउंड 1 के लास्ट मिनट में देख सकते थे, जिधर रॉ फॉन्ट ने अपने पंच को लैंड करने की ट्राई की, बट डेविसन फिगरेडो ने उसे काउंटर किया अपने लेफ्ट पंच से, और ये पंच इतना स्नैपी था कि रॉ फॉन्ट इस पंच से हर्ट हो गया था। और जब इसी पंच को डेविसन फिगरेडो ने राइट पंच से फॉलो अप किया, तो वो पंच भी रॉ फॉन्ट पे लैंड हुआ और रॉ फॉन्ट स्टन हो गया था। डेविसन फिगरेडो इस फाइट में सिर्फ स्ट्राइकिंग ही नहीं कर रहा था, वो काफी स्मार्ट वे से रॉ फॉन्ट को ग्राउंड में भी लेके गया, जिसकी वजह से आई बिलीव कि रॉ फॉन्ट की पावर भी डिक्रीज हुई। राउंड 2 ऑलमोस्ट सेम गया, बट जब राउंड 3 की बात आती है तो राउंड 3 में एक मोमेंट आई जिधर डेविसन फिगरेडो ने ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था रॉ फॉन्ट को। तो डेविसन फिगरेडो ने अपने राइट स्ट्रेट पंच को लैंड करने के लिए अपनी काफी ज्यादा बॉडी को स्ट्रेच कर दिया था, जिधर उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मे बी रॉ फॉन्ट उसे काउंटर कर दे, बट डेविसन फिगरेडो इतना ज्यादा फास्ट था कि उसने अपने बैलेंस को मेंटेन किया और एकदम से लेफ्ट हुक को थ्रो किया, जो रॉ फॉन्ट की चिन पे लैंड हुआ, और एकदम इस पंच के बारे में पता नहीं लगा, बट 1-2 सेकंड्स के बाद हम देख सकते थे कि रॉ फॉन्ट हर्ट था और उसकी बॉडी ने हल्का सा लेट रिएक्शन दिया इस लेफ्ट हुक को लेकर, जिधर अब हम देख सकते थे कि उसकी लेग्स ने वर्क करना बंद कर दिया। जैसे ही डेविसन फिगरेडो को ये चीज पता लगी, उसने
उसने रॉ फॉन्ट को चेस करना स्टार्ट कर दिया और इसी में उसने एक और राइट पंच को थ्रो किया जिसने अब रॉ फॉन्ट को सीरियसली हर्ट कर दिया था। अब क्योंकि रॉ फॉन्ट इतना ज्यादा हर्ट हो गया था, इस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि डेविसन फिगरेडो रॉ फॉन्ट को फिनिश करने वाला है। बट टू बी ऑनेस्ट, डेविसन फिगरेडो ने इधर भी काफी स्मार्ट वे से फाइट की। जिधर वो फिनिश के लिए नहीं किया, उसने काफी केयरफुली अपने पंचेस को थ्रो किया और ये मुझे लगता है कि उसने इसलिए किया क्योंकि ये डिवीजन फ्लाईवेट नहीं है बल्कि बैंटवेट डिवीजन है। डेविसन फिगरेडो को इसका आइडिया था कि मे बी उसे रॉ फॉन्ट काउंटर कर दे, इसलिए डेविसन फिगरेडो ने अपना टाइम लिया और सिर्फ सिलेक्टेड पंचेस को थ्रो किया जिधर वो जरा भी वाइल्ड नहीं हुआ। अब ये इसलिए भी स्मार्ट चॉइस थी क्योंकि इसके अगले ही मोमेंट में जब डेविसन फिगरेडो काफी क्लोज आ गया था रॉ फॉन्ट के, तो रॉ फॉन्ट ने उसे काउंटर किया एक अपर कट से और उसे फॉलो अप किया एक स्लैप हुक से। इन दोनों पंचेस ने डेफिनेटली हर्ट किया डेविसन फिगरेडो को, बट इसके बाद डेविसन फिगरेडो ने फिर से हाई लेवल का फाइट आईक्यू दिखाया और रॉ फॉन्ट के ऊपर सिंगल लेग टेक डाउन किया और उसको फिर से ग्राउंड में लेके चले गया। तो ओवरऑल एक काफी अच्छी विन बाय डेविसन फिगरेडो। बट इसी के साथ जैसे मैंने पहले कहा कि आई डोंट नो व्हाई कि रॉ फॉन्ट ने ज्यादा जैब्स और अपनी ज्यादा रीच की एडवांटेज नहीं ली। इस बैंटवेट डिवीजन में रॉ फॉन्ट अभी नंबर 8 पर है, तो ये डेविसन फिगरेडो का एक रियल टेस्ट था जो उसने काफी इंप्रेसिव वे से पास किया है। तो अब ये देखना होगा कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। अब जहां तक मुझे लगता है कि टॉप बैंटवेट डिवीजन फाइटर्स सारे बुक हैं और जो फाइटर अभी बुक नहीं है उसका नाम है पीटर यान। तो अगर डेविसन फिगरेडो और पीटर यान की फाइट हो जाती है तो आई रियली लाइक दिस मैचअप और ये फाइट काफी इंसेन होने वाली है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो नेक्स्ट फाइट इस इवेंट की को मेन इवेंट फाइट थी जिधर लाइटवेट फाइटर जेलिन टर्नर ने ब्रूटल वे से बॉबी ग्रीन को नॉकआउट कर दिया। बट इस फाइट को एक्सप्लेन करने से पहले बात करते हैं उस साइको रेफरी के बारे में। कौन सा मालफूक का रेफरी इस फाइट को देख रहा था, आई डोंट नो, क्योंकि बॉबी ग्रीन कब का नॉकआउट पड़ा है बट ये रेफरी फाइट को स्टॉप ही नहीं कर रहा है। अब या तो फिर इस रेफरी को अरमान सरूकिया ने पैसे दे दिए थे कि वो इस फाइट को किसी भी कंडीशन में नहीं रोकेगा, या तो फिर इस रेफरी को मिडिल ऑफ द फाइट में बुढ़ापा हिट कर गया। जो पर्सन फाइट्स को देखता भी नहीं है वो तक इस फाइट को जल्दी स्टॉप कर देता। ये रेफरी मुझे देखा देखा लग रहा था और बाद में मुझे याद आया कि ये वही रेफरी है जो पावर स्लैप में भी रेफरी बनता है। तो पूरी एमएमए कम्युनिटी की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस रेफरी को फायर कर दो और फुल टाइम पावर स्लैप का रेफरी बना दो, क्योंकि ये रेफरी किसी को मार के छोड़ेगा। कम से कम 7-8 स्ट्राइक्स ऐसी थी जो बॉबी ग्रीन के ईयर के पास पड़ी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट बैक ऑफ द हेड। और अब हु नोस कि बॉबी ग्रीन का करियर ओवर हो जाए। बॉबी ग्रीन एक यंग फाइटर नहीं है, वो 37 इयर्स का है, वो पहले भी बड़ी बार नॉकआउट हो चुका है, बट ऐसे नॉकआउट होना जिधर वो बहुत ही पहले नॉकआउट हो गया था बट स्टिल फॉर सम रीजन ये फाइट कंटिन्यू रही। मैं सच में बॉबी ग्रीन के लिए कंसर्न्ड हूं एंड आई एम नॉट श्योर कि बॉबी ग्रीन अब अपनी फाइट्स में कैसे परफॉर्म करेगा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक बाय रेफरी और इसकी वजह से जो जेलिन टर्नर की शाइन थी वो थोड़ी सी इस रेफरी ने छीन ली है, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि बहुत कम लोग जेलिन टर्नर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं और मोस्टली यही बात हो रही है कि ये स्टॉपेज कितना बुरा था। बट एनीवेज, अगर इस फाइट की बात करें तो ये जेलिन टर्नर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि बॉबी ग्रीन सच में एक काफी अच्छा फाइटर है और ऐसे फाइटर को फ्लैट लाइन नॉकआउट करना काफी बड़ी बात है। ऊपर से जेलिन टर्नर ने इस फाइट को एक्सेप्ट किया था 9 डेज के शॉर्ट नोटिस में, तो कोई भी श्योर नहीं था कि जेलिन टर्नर इस फाइट में कैसे दिखेगा, क्योंकि वो इस डिवीजन के लिए बहुत बड़ा फाइटर है। तो 9 डेज में इतने ज्यादा वेट को कट करना डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट डालता। बट जेलिन टर्नर ने फर्स्ट राउंड में ही बॉबी ग्रीन को नॉकआउट कर दिया और ये सबको शो कर दिया कि क्यों वो फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा डेंजरस फाइटर है। 6 या 7 इंच की रीच एडवांटेज होने की वजह से एंड ऑल्सो इतनी लंबी हाइट होने की वजह से बॉबी ग्रीन को काफी मुश्किल पड़ रही थी जेलिन टर्नर के सामने डिस्टेंस को क्लोज करने की, जिधर मोस्टली जब वो अपने पंचेस को स्विंग कर रहा था तो वो सारे पंचेस मिस हो रहे थे। 1-2 बार बॉबी ग्रीन ने काफी अच्छा किया, जिधर वो काफी जल्दी पॉकेट के अंदर किया और जेलिन टर्नर पर 1 या फिर 2 पंचेस को लैंड किया। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो जब भी बॉबी ग्रीन ये करने की ट्राई कर रहा था तो या तो फिर जेलिन टर्नर उसे काउंटर कर रहा था या फिर बॉबी ग्रीन अपने पंचेस को मिस कर दे रहा था। बॉबी ग्रीन अपनी फाइट्स में हैंड्स को डाउन रखता है और इस फाइट में भी उसने यही किया, जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो इस फाइट में जेलिन टर्नर से बात कर रहा था और जब भी जेलिन टर्नर उस पर पंचेस को थ्रो कर रहा था तो बॉबी ग्रीन ऐसे एक्ट कर रहा था कि उन पंचेस ने उसे डैमेज नहीं किया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब एक्टिंग थी और आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड कि जेलिन टर्नर ने अपने फोकस को बनाए रखा और अपने गार्ड को नीचे नहीं होने दिया और जिस वे से वो फाइट कर रहा था उसी वे से उसने फाइट को कंटिन्यू रखा। साइड किक्स और कपल ऑफ पंचेस के अलावा बॉबी ग्रीन इस फाइट में ज्यादा कुछ नहीं थ्रो कर पाया। बट अगर जेलिन टर्नर की बात करें तो वो इस फाइट को काफी अच्छे वे से मिक्स कर रहा था, जिधर वो लेग किक्स को थ्रो कर रहा था, उसने हेड किक को भी थ्रो किया जो पार्शली लैंड हुई बॉबी ग्रीन के ऊपर, और जो उसके पंचेस थे वो डेफिनेटली बॉबी ग्रीन के ऊपर लैंड हो रहे थे। अब क्योंकि बॉबी ग्रीन अपने गार्ड को ऊपर नहीं रखता है तो जब भी जेलिन टर्नर अपने पंचेस
पंचेस को थ्रो कर रहा था तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉबी ग्रीन अपने हेड की मूवमेंट पर रिलाय कर रहा था और उन पंचेस को डॉज कर रहा था। बट स्लोली हम देख सकते थे कि जेलिन टर्नर बॉबी ग्रीन को रीड करने लग पड़ा है और ये चीज हम जेलिन टर्नर के फेस में भी देख सकते थे, क्योंकि जब उसने अपने पंच को मिस किया तो उसके फेस में देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अब बॉबी ग्रीन की मूवमेंट को रीड कर लिया है। और थोड़े ही टाइम के बाद हुआ भी ऐसा, जिधर जेलिन टर्नर ने अपने जैब को मिस किया बट बॉबी ग्रीन इस पंच को डॉज करने के लिए अपने हेड को इतना राइट लेके चले गया था कि इस पोजीशन से बॉबी ग्रीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था एस्केप करने का। और ये चीज जेलिन टर्नर को भी पता थी, जिधर जेलिन टर्नर ने अपने बिग राइट पंच को थ्रो किया जो बॉबी ग्रीन के ऊपर लैंड हुआ और बॉबी ग्रीन उससे बुरी तरह से रॉक हो गया। जैसे ही बॉबी ग्रीन रॉक हुआ एकदम से जेलिन टर्नर ने उसके ऊपर 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो किया जिसने बॉबी ग्रीन को नॉक डाउन कर दिया। ये पंचेस लेने के बाद जिस वजह से बॉबी ग्रीन नीचे गिरा, ये फाइट उसी टाइम पर ओवर हो जानी चाहिए थी, बट रेफरी डजंट गिव अ फक और उसने इस फाइट को चलने दिया। और जस्ट अभी मैंने काउंट किया 19 मोर पंचेस थ्रो किए जेलिन टर्नर ने। 19 मोर पंचेस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मे बी अब हमें बॉबी ग्रीन वैसा फाइट करता हुआ ना दिखे। अब कुछ लोग यहाँ पर जेलिन टर्नर के भी बात कर रहे हैं कि उसे पंचेस थ्रो करना बंद कर देना चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो एक फाइटर है, वो डेफिनेटली चाहता है कि वो इस फाइट को विन करे और इसीलिए फाइट्स में रेफरी होता है ताकि वो दूसरे फाइटर को देख सके कि वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है या फिर नॉकआउट तो नहीं हो गया है। तो मेरे लिए तो जेलिन टर्नर की कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती रेफरी की है एंड आई रियली होप बॉबी ग्रीन इससे रिकवर हो जाए। बट ओवरऑल जेलिन टर्नर की तरफ से ये काफी इंप्रेसिव विन थी। उसने इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में लिया, उसने बिग अमाउंट के वेट को कट किया होगा बट स्टिल वो इस फाइट को जीत गया बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट। इस मेन इवेंट में लाइटवेट डिवीजन फाइटर अरमान सरूकियन ने बेनील दारिश को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। अब इस मेन इवेंट की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। बट अगर इस वीडियो में बात करें तो आई थिंक अब अरमान सरूकियन रेडी है टॉप 5 फाइटर्स के साथ फाइट करने के लिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा, अरमान सरूकियन सिर्फ अभी 27 ईयर्स का है, तो ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो कि जब अरमान सरूकियन अपनी प्राइम को टच करेगा तो वो और भी ज्यादा बेटर होने वाला है। 23 ईयर्स की एज में उसने इस्लाम महाचेव के साथ काफी अच्छी फाइट की थी और अब इन दोनों का ये रीमैच डेफिनेटली होना चाहिए। जस्ट लाइक इस्लाम महाचेव, अरमान सरूकियन ने भी अपनी स्ट्राइकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जिधर इस फाइट में हमने देख लिया कि बेनील दारिश को स्ट्राइकिंग में ही अरमान सरूकियन ने नॉकआउट कर दिया। बट एकदम से टाइटल शॉट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मेरी ओपिनियन में यूएफसी को चाहिए कि वो अरमान सरूकियन की फाइट बुक करवाए डस्टिन पोरियर के साथ। अगर डस्टिन पोरियर इस फाइट को जीत जाता है तो वो फिर से टाइटल शॉट के पिक्चर में आ जाएगा, बट अगर अरमान सरूकियन डस्टिन पोरियर को बीट कर देता है तो डेफिनेटली अरमान सरूकियन को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। बट अभी अगर इस फाइट की बात करें तो इस फाइट को मैं फिर से देख चुका हूं और मैं स्टिल काफी ज्यादा अमेज्ड हूं कि अरमान सरूकियन ने कैसे सिंगल लेग में रहकर बेनील दारिश को नॉकआउट कर दिया। अब ऐसा भी नहीं था कि जो अरमान सरूकियन ने अपनी राइट लेग को लिफ्ट किया था वो हल्की सी लिफ्ट थी, क्योंकि अगर हम अरमान सरूकियन की राइट लेग को देखें तो अरमान सरूकियन ने बेनील दारिश के ऊपर राइट नी को थ्रो किया था और ये राइट नी उसके वेस्ट के भी ऊपर चली गई थी और उधर से वो राइट पंच थ्रो करना जिसमें नॉकआउट पावर है वो सच में काफी मुश्किल होता है। अब इससे ये भी पता चलता है कि अरमान सरूकियन के पंचेस में अब वो पावर भी आने लग पड़ी है, जिससे कि वो अब अपने ओपोनेंट को वन पंच से भी ट्रबल में डाल सकता है। ये पंच बहुत ही परफेक्ट था, क्योंकि इस पंच को बेनील दारिश ने जरा भी आते हुए नहीं देखा और इसीलिए इस पंच का बेनील दारिश के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब बेनील दारिश की साइड से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूं और टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा बैड भी फील हो रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था, बट फिर उसने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट फाइट की जिधर वो नॉकआउट हुआ और अब उसने ये वाली फाइट की विच आई बिलीव कि ये बेनील दारिश का लास्ट चांस था टाइटल शॉट तक पहुंचने के लिए, जिधर इस फाइट में भी वो नॉकआउट हो गया। बट अरमान सरूकियन के लिए आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि वो काफी टाइम से बोलता आ रहा है कि वो अब रेडी है टॉप लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करने के लिए और अल्टीमेटली इस्लाम महाचेव के साथ रीमैच करने के लिए। तो इस फाइट के बाद आई डोंट थिंक सो किसी के भी माइंड में ये डाउट होगा, क्योंकि अरमान सरूकियन अब रेडी है। सो ओवरऑल ये बहुत बड़ी विन थी अरमान सरूकियन के लिए, जिधर उसने इस फाइट को फिनिश किया है, तो ये और भी काफी इंप्रेसिव चीज है एंड लेट्स सी अब अरमान सरूकियन का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।